Hello everyone, I am Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज़ या जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। पहले भी हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने एनवायरनमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि जो मेन प्रॉब्लम है हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है और कौन से पोल्यूटेंट्स हैं जो कि पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताया था। ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है जिसमें कई प्रकार के पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और साथ में नॉइस पोल्यूशन भी है जो आजकल हमें काफ़ी हमारे बीच देखने को मिल रहा है। ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो पर्यावरणीय समस्याएं कहलाती हैं, जिनको हम आजकल की ज्वलंत हमारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ज्वलंत समस्याएं होने का अर्थ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारी लाइफ को, हमारी जीवन शैली को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। और अभी हम इस तरह से इसमें जकड़े हुए हैं, तो जो आने वाला समय है वो भी हमें क्या रूप दिखाएगा, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं और पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकते। तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं मुख्य प्रकार की, जिनमें हम यहाँ पर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज, जिसे हम जलवायु में परिवर्तन भी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज होने के कारण मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो पर्यावरण में समस्या आती है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स क्या होता है, काफ़ी कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है और अगर हम लगातार एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में हम जानें, हमारे पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करते रहें, तो हर जगह हमें एक जो ये वाक्य है नज़र आता है, हरित ग्रह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। और इसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में जब परिवर्तन होता है, जिसे हम एक भाषा में क्लाइमेट चेंज कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है, जिसका मानव समाज और जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है उस पर आगे आने वाले समय में भी क्या दूरगामी परिणाम होंगे, ये हम समझ सकते हैं। इसी तरह से एक आता है एसिड रेन। कई बार हम सुनते हैं अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है। इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन आगे हम करेंगे। फिर है ओजोन लेयर डिप्लीशन। हम ये कहते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। कहने को आसानी से आता है, जो आम बोलचाल भाषा में हम कहते हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो
पतली होती जा रही है। तो असल में पतला सा उसका होने का यही मतलब है कि ओजोन लेयर जो है उसका कुछ कुछ डिप्लीशन हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। और जो ओजोन लेयर है वो एक तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर है हमारे लिए। उसके डिप्लीशन से हमारी पृथ्वी में और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स पर कई तरह से बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारे यहाँ पर रहने से। ओजोन लेयर डिप्लीशन के बाद फिर आता है होलोकॉस्ट, हॉलीकॉस्ट एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जिनको हम नाभिकीय दुर्घटनाएं के नाम से भी जानते हैं। और इसी तरह से हॉलीकॉस्ट यानी कि बहुत तेज़ गर्मी, प्रचंड गर्मी जिसे हम कहते हैं, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ आजकल हम कई रूपों में कर रहे हैं, उसको काम में ले रहे हैं, उसके कारण हॉलीकॉस्ट की भी संभावना बहुत बनी हुई है, बनी रहती है। इसी तरह से लैंडस्लाइडिंग जिसको भूस्खलन भी कहते हैं, आजकल हम जगह जगह देख रहे हैं। जो हमारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रही है। पहले इतनी लैंडस्लाइडिंग नहीं होती थी क्योंकि वही कारण है क्लाइमेट चेंज का। जब जलवायु में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, पूरा के पूरा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इससे प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड जैसी जो विपदाएं हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन डेजर्ट का बनना, मरुस्थलीयकरण जिसे हम कहते हैं। डेजर्ट के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमारे जो पिछले क्लासेस थी उसमें। डेजर्टिफिकेशन का मुख्य कारण ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई छटाई, जो फॉरेस्ट है उसका कटना, पेड़ों का, हरे पौधों का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो रिसोर्सेज हैं उसको अमानवीय तरीके से, यानी कि उसको सस्टेनेबल उनका यूज़ ना करके उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लेने की कोशिश करते हैं, उनका दोहन करने की कोशिश करते हैं। वो सब कारण हो जाते हैं डेजर्टिफिकेशन के। मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन। साथ ही में हम देखते हैं हमारे कई जो साथी हैं, हमारे जो चरवाहे हैं, और उनकी वजह से भी जहाँ पर कि ऐसा एरिया है जहाँ मना है वहाँ पर भी कई इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। अधिक से अधिक वहाँ पर वो जो उनके कैटल्स हैं वहाँ पर चराने का काम होता है, तो वो भी एक कारण है। और जो क्लाइमेट चेंज है वो तो एक डेजर्टिफिकेशन का कारण है ही। इसी तरह से एक आता है सोयल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। सोयल इरोजन के बारे में भी हम जानते हैं कि जो सोयल इरोजन है, यानी कि हमारी जो सोयल है, जो फर्टाइल लेयर है जिसमें कि ह्यूमस होती है ज़्यादा, वो जो फर्टाइल लेयर है, ह्यूमस है, उस ह्यूमस का अपनी जगह से हट जाना, वहाँ की जो सोयल है, जो फर्टाइल सोयल है वहाँ से हट जाना, वो वहाँ पर, और फर्टिलिटी वहाँ पर कम हो जाना, जिसे कि सोयल इरोजन एक आम भाषा में हम कहते हैं। ये जो सोयल इरोजन है, इस सोयल इरोजन का भी कई कारण हैं, जिसमें कुछ नेचुरल कारण भी हैं और कुछ मैन मेड कारण भी हैं, जो कि मानव द्वारा ही बनाए गए हैं, या हम कहें कि उसी के कारण हैं। और कुछ कारण सोयल इरोजन में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं। फिर वही बात आती है
कि ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ का होना भी मेन मेड ही है, मानवीय कारण ही हैं उसके भी, जिसके कारण सोइल इरोजन होता है। कई तरह से अचानक से बाढ़ का आ जाना, कहीं पर आग लग जाना या बहुत ज़्यादा जलवायु का परिवर्तन होना, ये सब इनके कारण हो सकते हैं। और जो इसका पहले भी हमने डिस्कस किया था, मुख्य जो एक और समस्या है जो अभी पूरा विश्व ही झेल रहा है, वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिसमें हम एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़, रेडिएशंस, इन सब के पोल्यूशन के बारे में हम जानते हैं। ये सभी जो पोल्यूशन है आज के समय में, जो वर्तमान समय है हमारा, इसमें पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में हम लोग हैं, और हमारा जो देश है वो डेवलपिंग कंट्री में ही आता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। इसलिए यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या और कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो अभी इस समय वर्तमान में चल रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। इन सब के कारण पोल्यूटेंट्स कई जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं, वो एनवायरनमेंट में आते हैं, और वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पोल्यूटेंट्स किसी न किसी रूप में हमारा जो समीकरण है, जो इक्वेशन है, एक बैलेंस है एनवायरनमेंट में, उसको वो बिगाड़ने का काम करते हैं। ये जो कई पोल्यूटेंट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में हम, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, रेडिएशंस हैं, इन सब के बारे में आगे के जो हमारे चैप्टर हैं उसमें हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी तरह से कुछ और इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, जो कई बार हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, जैसे कि फ्लड्स हैं, बाढ़ का आना, अर्थक्वेक्स हैं, और साइक्लोन एंड हैरिकेन्स हैं। इस तरह की कई नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जो कि क्लाइमेट चेंज होने से आज के समय में हमें ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, जिन्हें हम ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हैं। अब ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इनके जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ तो नेचुरल कारण होते हैं और कुछ नेचुरल कारण थोड़े और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण और बढ़ जाते हैं, जिनसे इस तरह की जो कैलेमिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ हमारे ही द्वारा पैदा किए हुए कारण भी हैं, जिनको कि हम ह्यूमन रीजंस भी कहते हैं, मानवीय कारण भी, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होते हैं। इनमें एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है तो हम देखते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को भी हमें ज़्यादा, उनको जो है रिसोर्सेज को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो हों, और हम जो उनका यूज़ करें वो एक तरह का सस्टेनेबल यूज़ हो। क्योंकि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, पिछले हमारी कई क्लासेस रिसोर्सेज के बारे में हुई हैं, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों के बारे में हमने पढ़ा है।
जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बहुत ही ध्यान से हमें उनका दोहन करना है, उन्हें हमें काम में लेना है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको भी, ठीक है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हमारा इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, इस तरह का हमारा पर्यावरण के साथ कहना चाहिए एक मित्रता हो, एक दोस्ती हो हमारी उसके साथ, कि एक बैलेंस बना रहे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। जब आवश्यकताएं हमारी बढ़ती जाएंगी तो नेचुरली ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे एनवायरनमेंट के ह्रास के लिए, एक तरह के नुकसान के लिए, जो कि प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं। इसी तरह से एक और है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का धीरे धीरे ख़त्म होना, कम होना। पहले हमारे जितने फॉरेस्ट की डेंसिटी थी, जितना था, उससे अब काफ़ी कम हो गया है। आजकल हम जगह जगह देखते हैं कि बहुत ही ट्रीज कटिंग हो रही है। वही बात आती है डेवलपमेंट की। जहाँ जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, आज हम कहीं रोड साइड की बात करें, जगह जगह हम देख रहे हैं कि कहीं 4 लेन बनाए जा रहे हैं, कहीं 6 लेन बनाए जा रहे हैं। हर जगह जो बड़े बड़े इतने पुराने समय से उगे हुए जो ट्रीज़ हैं हमारे, उन ट्रीज़ को, उन वृक्षों को काटा जा रहा है। आज हम नए प्लांट्स लगाने की बात करते हैं, ठीक है हमारी आवश्यकता है, हम वहाँ पर वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसीलिए इसी बात पर जोर दिया जाता है हमेशा कि हम प्लांटेशन करते रहें, नए प्लांट्स हम लगाते रहें। हमें डेवलपमेंट करना है, आगे बढ़ना है, कई चीज़ों को हमें इसमें साथ में लेके चलना है, लेकिन उसका निराकरण क्या है, समस्या का समाधान क्या है, ये भी हमें साथ साथ देखना है। फिर आता है इसमें वही जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको अति दोहन भी कहते हैं। फिर वही बात आई कि जो हम आवश्यकता से अधिक हम उसको लेंगे, हम उसका दोहन करेंगे उस रिसोर्सेज को, तो हमें ये बहुत आगे जाकर मुश्किल होगा इनको संभालना। आगे के लिए भी हमें इनको रखना है, इसीलिए बात आती है यहाँ पर सस्टेनेबल यूज़ हमें करना है। फिर आता है इसमें नगरीकरण। वही डेवलपमेंट हो रहा है, नगर्स बन रहे हैं, सिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं जगह जगह, जहाँ पर कि कंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, सब होता है। वो एक हमारा मानवीय कारण है, मुख्य कारण है इनका। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, बहुत जगह नई नई इंडस्ट्रीज डाली जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़ के कारण पोल्यूशन होता है, हर जगह इसका पोल्यूशन के सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। लेकिन फिर भी जहाँ पर यही बात आती है कि इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बनना, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, एक इसका कारण है, जहाँ से एफ्लुएंट्स भी निकलते हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। इसी तरह एक और है इसमें बहुत ज़्यादा पशुओं को, जो कैटल हैं अपने, उनको चराना। जहाँ पर ज़्यादा हम इस तरह से करेंगे तो वहाँ पर जो ग्रीन वेजिटेशन है और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हमेशा खतरा बना रहेगा, जिससे एक जो हमारा इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस्ड हो जाता है। इनबैलेंस्ड होने के कारण, वही कारण है कि इनबैलेंसिंग के कारण वहाँ पर कई तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ा हमारा यहाँ कारण है अशिक्षा, और थोड़ा सा अवेयरनेस हमें इसके लिए चाहिए, अवेयर होना पड़ेगा। और निर्धनता, जो हमारे गरीबी है हमारे देश में, अशिक्षा भी है, जिसको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शिक्षित करें, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको समझाएं, उनको जागरूक करें, अवेयर करें कि किस तरह से हम हमारे पर्यावरण को अपना योगदान देकर बचा सकते हैं। हम, चाहे हम स्टूडेंट्स हों या हम शिक्षक हों, और हम जो एक भारतीय नागरिक हैं हम यहाँ के, हम सब की
ये ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे यातायात के साधन हैं, बहुत ज़्यादा इसका एक तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे ही ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ रही है तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ने का कारण वही है, सबसे पहले पॉपुलेशन। और फिर आजकल हम देख रहे हैं हर एक के पास अपना अलग अलग व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या वो 4 व्हीलर हो। कई शहरों में हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके कारण कुछ नए नियम भी बनाते जा रहे हैं, तो उन सब को फॉलो करना, उन सबको ध्यान में रखना हम सबकी ड्यूटी बनती है। फिर आता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा का काम में लेना। आजकल हम देख रहे हैं हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हर जगह इसको यूज़ में लिया जा रहा है। और फिर है वैज्ञानिक अनदेखी। वही है कि जो साइंटिफिक पहलू हैं इनके हर चीज़ों के जो कारण हैं उसको अनदेखा किया जा रहा है। तो यहाँ बस एक यही बात आती है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में जो सबसे ज़्यादा इनका कारण है वो ह्यूमन बींग्स ही हैं। और ह्यूमन बींग्स किस वजह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग किस तरह से हैं, वो सब हमने अभी इसमें डिस्कस किया। और इनका समाधान जैसे अभी हमने बताया कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमारे रिसोर्सेस को इस तरह से हम काम में ले यूज़ करें कि आगे जो आने वाला समय है, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको हम बराबर इस तरह से उपलब्ध होता रहे, यानी कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस उसको हम काम में लें। और इसके अलावा हम हमारी ड्यूटी निभाएं, हमारी कर्तव्य निभाएं हमारे देश के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति, हमारे समाज के प्रति, कि हम सबको थोड़ा सा अवेयर करें, शिक्षित करें कि किस तरह से हमें आज सतर्क रहना है। तो आने वाला समय हमें हमारी जो ये बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। थैंक यू।